सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, मतलब ए और डी दिया है आपको, एपी इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, और यहाँ पर बोला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए और डी दिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि ए जो होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, तो वो फर्स्ट टर्म हमको दिया है 6, मतलब पहला जो नंबर है वो 6 है, और उनके बीच के डिफरेंस दिया है -3। तो मुझे यहाँ पे सीक्वेंस निकालना है। सीक्वेंस निकालना है इसका मतलब T1 T2 T3 T4 कम से कम चार तो भी हम लोगों को यहाँ पर टर्म्स निकालना है। ठीक है, हाँ 2 मार्क के लिए ना। अब देखो मैं क्या करूँगा, मेरे को फर्स्ट टर्म तो पता चल गया 6 है क्योंकि ए ही फर्स्ट टर्म होता है। अब मुझे सेकंड टर्म निकालना है। सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट टर्म लेना है और उसमें ये डी को प्लस कर देना है। कितना आसान है, फर्स्ट टर्म में डी को प्लस कर दो। अब फर्स्ट टर्म आपके पास 6 है, फिर प्लस आएगा यहाँ पे, अब डी आएगा। डी आपका क्या है, -3 है। डी आपका क्या है, -3। ठीक है, हाँ अब ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला है, तो माइनस हो जाएगा। 6 में से 3 गया, 3 बचा, मतलब दूसरा वाला जो नंबर है वो 3 है। अब मैं निकालूंगा तीसरा नंबर, थर्ड टर्म, जो कि आएगा उसके पहले वाला नंबर को डी से प्लस कर दो। उसके पहले नंबर क्या था, T2 क्या था आपके पास, 3 प्लस डी कितना है आपके पास, -3 है। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 - 3 0। इसका मतलब थर्ड टर्म क्या आया आपका, 0 आया। फोर्थ टर्म की बात करेंगे, फोर्थ टर्म हमारा आएगा T3 + D। T3 मतलब थर्ड टर्म में डी को प्लस कर दो। अब थर्ड टर्म क्या है भैया, यहाँ पर थर्ड टर्म है मेरा 0 और डी है मेरा -3। वही सेम कंसेप्ट, 0 प्लस माइनस हो जाएगा और 3। अब 0 - 3, 0 हटा दो, आपका आंसर आ जाएगा -3। ये आपका फोर्थ टर्म है। तो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया यहाँ पर एपी। पहला टर्म यहाँ लिखो 6, दूसरा टर्म 3, उसके बाद 0, उसके बाद -3, उसके बाद ये आपका इन्फिनिट जाता रहेगा। तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर बन गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से 2 मार्क के लिए सॉल्व करना है। सो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा पूछा है फाइनेंशियल प्लानिंग पे। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा है, ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 80% GST ऑन कॉस्मेटिक वर्थ ₹6,000 and sold to the customer for ₹10,000. What are the amount of CGST and SGST shown in tax invoice issue? क्वेश्चन बहुत समझ कर पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पर जो गलती करते हैं बच्चे, यहाँ पर बोला है कि एक ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं 18% GST पर। GST कितना है, रेट ऑफ GST का रेट कितना है, 18% है। ठीक है, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में बोला है CGST और SGST। अब रेट ऑफ CGST और SGST सेम होता है। ठीक है, रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST आएगा, और वो दोनों सेम आएगा, तो ये दोनों आपका दोनों सेम आपका 9% आएंगे। समझ में आ रही बात, तो इनका रेट 9% आएगा। क्यों, 18 से आधा हो जाएगा। GST का आधा करते, आधा CGST आधा SGST को जाता है। ठीक है, यहाँ तो कंसेप्ट क्लियर है। अब इन्होंने क्या बोला है, ये देखो एक शॉप है जो ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन बेचने से पहले तो खरीदना पड़ता है। उन्होंने खरीदा 6,000 रुपये में और उसको कस्टमर को बेच रहे हैं 10,000 रुपये में। अब यहाँ पर बोला है कि CGST और SGST निकालो, लेकिन किसका, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बोला है CGST जो टैक्स इनवॉइस पर बनेगा। टैक्स इनवॉइस किसके लिए होता है, कस्टमर के लिए। तो यहाँ CGST SGST 10,000 पे निकलेगा। 6,000 की बात नहीं कर रहे, वो दुकान वालों ने कितने में खरीदा, उनको कितना GST लगा, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे पर यहाँ पर है कि कस्टमर को जब बेचे है तो कस्टमर से कितना GST वसूल किया है, कितना CGST और कितना SGST वसूल किया है। ठीक है, क्योंकि बिल पर दोनों लिखना पड़ता है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर CGST और रेट ऑफ CGST अमाउंट निकालना बोला है, तो मुझे अमाउंट के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ CGST और यही अमाउंट ऑफ SGST भी रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, हाँ लिख देना आप, अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल टू। अब कैसे निकालते हैं, कितना परसेंट है CGST SGST, 9% है। ठीक है, 9%, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप कस्टमर को जो सेलिंग प्राइस लगे 10,000 पर, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा टैक्सेबल अमाउंट कस्टमर के लिए। तो 10,000 के ऊपर आप GST लगेगा, 10,000 की वो चीज़ है उसके ऊपर GST लगेगा 9%। अब परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग 100 लगा देते हैं नीचे डिवाइड पे, ये हो जाएगा 10,000 इस तरह से। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 9 × 100 कितना हो जा रहा है, 900 रुपीज़। तो CGST कितना जा रहा है इसके ऊपर, 900 रुपीज़,
और SGST कितना जा रहा है यहाँ पे 900 रुपये। तो 900 रुपये CGST को दे रहे हैं, आखिरी में लिख दो अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू ₹900 एंड अमाउंट ऑफ SGST इज ऑल्सो ₹900। तो दोनों 900 जा रहा, टोटल जो GST जा रहा है वो 1800 रुपये है। समझ में आ रही है बात? एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या बोला यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय सम फैमिलीज इज शोन इन टेबल। ये टेबल है आपका, इसमें इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बताई गई है कि कुछ फैमिलीज कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये टेबल है आपका इस तरह से। अब यहाँ पर बोला है कि यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट, 0 से 20 यूनिट तक के 13 फैमिली यूज कर रहे हैं, 20 से 40 यूनिट तक के 50 फैमिलीज यूज कर रहे हैं, इस तरह से। अब हमको यहाँ पे मोड निकालना है, फाइंड अ मोड बोला है। तो मोड कैसे निकालते हैं? मोड का फॉर्मूला मैं आपको साइड में लिख के बता देता हूँ। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0। ठीक है, यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ तो हम लोग को F1 F0 निकालना पड़ेगा। मोड यहाँ पे लिख देता हूँ, मोड L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, ये ब्रैकेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई H। ठीक है, अब इसमें जो जो टर्म है ना, जो जो यूज़ किया है वो हमको फाइंड आउट करना है। अब इसमें 5 चीज़ यूज़ किया है, L यूज़ किया है, F1 F0 F2 यूज़ किया है और H यूज़ किया है। ठीक है, अब आप देखो नंबर ऑफ फैमिलीज नीचे वाले टेबल में सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? सबसे बड़ी ये 100 है। तो इसका जो क्लास रहेगा ये चूज़ करना है, इसके ऊपर वाला क्लास। अब इन दोनों में छोटा कौन सा है? 60 और 80 में 60 छोटा है, तो L आपका 60 हो जाएगा, लोअर क्लास जिसको बोलते हैं। ये क्लास है, तो सबसे बड़े वाले नंबर की जो क्लास होती है उसमें छोटा वाला जो होता है वो L होता है। ठीक है, F1 आपका ये हो जाएगा F1, क्या हो जाएगा? F1। अब जो बड़ा वाला है वो F1 है, बड़े वाले से पहले वाला F0 हो जाता है और बड़े वाले के बाद वाला F2 हो जाता है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, बचा H क्या होता है? H इंटरवल होता है। इन सब के बीच में डिफरेंस कितना है? 0 से 20 के बीच में 20, 20 से 40 के बीच में 20, सबके बीच में 20 का डिफरेंस है, तो H का आ गया आपका 20। लेकिन कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चेक कर लेना ये कंटिन्यू है कि नहीं है। कंटिन्यू किसको बोलते हैं? 20 पे खत्म हो रहा है 20 पे शुरू होना चाहिए, 40 पे खत्म हो रहा है 40 पे शुरू होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। यहाँ तो ऑलरेडी कंटिन्यूस था इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, देखो L की जगह पे 60 डाल दूंगा, प्लस F1 की जगह पर आ जाएगा 100 और F0 की जगह पर आ जाएगा 70 डिवाइड बाय 2 इंटू F1 की जगह पर आ जाएगा 100 और F0 की जगह पर आएगा 70। F2 कितना है? 80 मल्टीप्लाई H हमने निकाला 20। ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है क्योंकि हमने बॉडमास रूल पढ़ा है। ब्रैकेट सॉल्व होता है, 100 में से 70 गया कितना बचेगा? 30 बचेगा। 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। हाँ, -70 -80, माइनस माइनस प्लस होता है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो 70 और 80 150 हो जाएगा, लेकिन साइन बढ़ेगी लगती माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई 20। समझ में आ रही ना बात? हाँ, अब पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लेता हूँ ताकि डिवाइड कर सकूँ। यहाँ हो जाएगा 60 प्लस, ठीक है, ऊपर 30 है, नीचे 200 में से 150 गया, कितना बचेगा? 50 बचेगा और H आपका 20 है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगर ये 0 और ये 0 कैंसिल कर देता, ठीक है, तो क्या बच रहा? 3/5। इस 5 से 20 को कट करो, 5 1 जा 5 4 जा, तो आपके ऊपर क्या बच रहा है? यहाँ पे 60 बच रहा है, यहाँ प्लस बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है, मल्टीप्लाई 4 बच रहा है। बॉड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होगा प्लस से पहले, तो 3 4 से 12 होता है, 60 प्लस 12 कितना हो जा रहा है? 72। तो मॉड कितना आ रहा है आपका यहाँ पे? 72। बस यहाँ तक सॉल्व करना है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्या बोला है? कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज, और यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। 2 क्वेश्चन दिया रहता है, एक सॉल्व करना पड़ता है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन कितना सिंपल दिया है, टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये जो खाली जगह है इसको फिल करो, क्रैमर्स रूल के हिसाब से इसको सॉल्व करके फिल करो। अब आपको 2 इक्वेशन दी है, 2 इक्वेशन क्या दी है मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। x + 2y इज इक्वल टू -1 और 2x - 3y इज इक्वल टू 12 ये इक्वेशन आपको दी है। अब पूछा है d की वैल्यू, dx की वैल्यू, dy की वैल्यू, अब डायरेक्ट पुट कर दो ना, लेकिन सिर्फ इतना 5 लाइन आए, 5 पॉइंट पुट करने पे आपको आंसर मिल जाएगा। और लास्ट में पूछा है सॉल्यूशन क्या लिखना है, सॉल्यूशन भी लिखना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये डायरेक्ट आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? इसके लिए तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, 3 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर तो नहीं मिलेगा।
तो सॉल्व करना पड़ेगा हमको। सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट्स निकालो पहले डी कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहले जो इक्वेशन है उसको इस तरह से लिख लो, एक्स और वाई उल्टी तरफ और कांस्टेंट नंबर सीधे तरफ, ठीक है। अब x के साथ यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है तो यहाँ पर 1 लिखो, इधर y के साथ 2 है, इधर x के साथ 2 है, इधर y के साथ, यहाँ पर गलती होती बच्चों से, -3 है, समझ में आ रही है, -3 देख लो, आपके भी गलती हुई होंगी ये वाली। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले यही डायगोनल से मल्टीप्लाई होता है, 1 मल्टीप्लाई -3, प्लस माइनस नहीं भूलना है, उसके बाद आएगा माइनस, फॉर्मूला है ये, उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 सा। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 1 सा क्या होगा 3, पर एक प्लस और एक माइनस, हाँ हमेशा आंसर माइनस में आएगा क्योंकि साइन अलग अलग है, ये माइनस की साइन, 2 2 सा 4, देखो -3 -4 मतलब दोनों माइनस में है तो प्लस कर देंगे, 3 और 4 7, बड़े की साइन माइनस, तो डी की वैल्यू क्या आ गई -7, डाल दो यहाँ पे -7 आ गया डी। अब निकालेंगे dx के लिए ये वाला डिटर्मिनेंट लिखना है, ये पहला x होता है, दूसरा y होता है, निकाल क्या रहा हूँ मैं, d के साथ क्या है यहाँ पर x है, तो x वाला नहीं लिखना है आपको, सिर्फ y वाला लिखना है और उसी की जगह पे लिखना है 2 -3। अब x की जगह x तो नहीं लिख रहे तो क्या लिखेंगे, ये कांस्टेंट लिखेंगे उसकी जगह पे -1 और 12, इतना सिंपल है। सेम कंसेप्ट करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 को मल्टीप्लाई करो -3 से, फिर फॉर्मूले का माइनस लगाओ, फिर दूसरी ब्रैकेट में ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 को 12 से, कितना सिंपल है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 1 सा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, साइन दोनों का सेम है इसलिए प्लस में आंसर आएगा, फिर -2 12 सा 24, 3 में से 24 गया, एक प्लस एक माइनस, जब एक प्लस और एक माइनस रहता बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देना है, बढ़ेगा बचेगा 21, 24 में से 3 गया 21 बचेगा और बड़े की साइन लगा देना माइनस, तो dy आ गया, dx आ गया आपका -21, dx आ गया आपका -21, ठीक है। अब निकलेगा dy, तो dy निकालता हूँ मैं, आपको निकाल के देता हूँ, dx रफ कर देता हूँ, क्या आएगा dy आएगा आपका यहाँ पर, dy के लिए आपको क्या करना है, यही देखना है डिटर्मिनेंट्स में, ये x है ये y है, अब dy निकाल रहे हैं तो y नहीं लिखना है, सिर्फ x लिखना है 1 2, तो y की जगह पर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे -1 12। सेम कंसेप्ट अपनाओ, 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो एक ब्रैकेट में, फॉर्मूले की साइन माइनस, फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई 2, 12 1 सा 12 होता है, उसके बाद माइनस 2 1 सा 2 होता है, लेकिन साइन अलग अलग होने की वजह से माइनस होगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 + 2 कितना होता है 14, तो dy कितना आ गया 14 आ गया, dy कितना आ गया 14 आ गया। अब सवाल ये पूछा है कि x और y भी निकालो, x कैसे निकलता है क्रैमर्स रूल में, x कैसे निकलता है, d/d कर दो, x निकालना इसलिए ऊपर x लगा देना, dx/d बन जाएगा, ठीक है। dx कितना है आपके पास -20 आया, 21 आया, d कितना है आपके पास -7 आया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये चीज़ समझ लो, माइनस और माइनस कैंसिल होती है और 7 1 जा 7 3 जा, तो आपका आंसर आ रहा 3, x की वैल्यू क्या आ रही 3, x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू कितनी आएंगी वो निकालना है dy/d, ठीक है, dy/d, dy कितना है आपके पास 14, d कितना है आपके पास -7। यहाँ भी गलती होती है बच्चों से, मैं क्या करूँगा 7 1 जा 7 2 जा, तो यहाँ 2 लगा दूंगा, बट यहाँ पे ऊपर माइनस नहीं नीचे माइनस है, कहीं भी माइनस हो, एक माइनस हो तो आंसर में माइनस आएगा ही, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो आंसर में माइनस आएगा, एक अगर माइनस रहा तो, 2 रहा तो कट हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। हाँ, अब आखिरी में क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या आएगा 3, -2, x को पहले लिखना है y को बाद में लिखना है, ये आपका आ गया 3 मार्क आपकी पक्की। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैंपल स्पेस एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट n of s बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको यहाँ पर सिर्फ सैंपल स्पेस निकालना है और उसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखना है, ठीक है। अब वहाँ पर दिया है आपको, देखो क्या दिया है, 1 कॉइन एंड 1 डाई थ्रो साइमल्टेनियसली, एक कॉइन और एक डाइस समझता है ना, जो 1 से 6 तक आता है, हम लोग जो खेलते हैं सांप सीढ़ी, वो डाइस और कॉइन ये दोनों साथ में फेंकेंगे, साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ में फेंकेंगे, तो मुझे क्या क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है वो हमको निकालना है। सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालना है आपको कॉइन का, सैंपल स्पेस
ऑफ वन कॉइन। एक कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होगा? अगर मैं एक कॉइन फेंक रहा हूं तो क्या क्या आ सकता है भाई? हेड आएगा और टेल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो एन ऑफ एस क्या हो गया आपका? यहाँ पर 2 आया, सिर्फ 2 ही है, हेड और टेल। 2 आ गया आपका एन ऑफ एस। ठीक है। दूसरा सैंपल स्पेस आएगा आपका 1 डाई, एक डाई। अगर एक डाइस फेंक रहे हो आप, ठीक है, एक डाइस फेंक रहे हो, एक डाई फेंक रहे हो, तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, उसमें 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हो जाएगा? 6। अब पूछा है मेन चीज़, अगर मैंने कॉइन और डाइस दोनों साथ में फेंक दिया तो क्या होगा? ठीक है, बहुत सिंपल पेपर है ये, बहुत सिंपल पेपर है। इस पेपर का जो लेवल है सिंपल है, एकदम इजी है। ठीक है। हाँ, सैंपल स्पेस निकालना है मुझे। कोई अगर सोचेगा कि ये हार्ड है या मॉडरेट है, मॉडरेट भी मत सोचो। अगर मॉडरेट कोई सोच रहा है कि यार थोड़ा सा ये टफ है, तो भाई तुम पढ़ लो, तुम पढ़ लो, तुम्हारा अभी तक की पढ़ाई हुई नहीं, इसका मतलब। यहाँ पर सैंपल स्पेस निकाल रहा है एक कॉइन और एक डाई फेंकने पर। अगर दोनों साथ में फेंक रहा हूँ, साइमल्टेनियसली लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, उसका मतलब साथ में फेंक रहा हूँ, एक के बाद एक में ही फेंक रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एक कॉइन और एक डाई साथ में फेंक रहे हो तो कितने सैंपल स्पेस निकलेंगे? सिंपल सा करो, 2 × 6, 2 6 12, 12 आना चाहिए। मतलब मैं अगर एक बार डाइस फेंका और एक बार कॉइन और डाइस एक बार साथ में फेंका, तो मान लो मेरा आ गया टेल और 1। फिर दूसरी बार फेंका तो टेल 2 आ गया, फिर टेल 3 आ गया, टेल 4 आ गया, टेल के साथ 5 नंबर आ गया, टेल के साथ 6 नंबर आ गया, और हेड के साथ 1 आ गया, हेड के साथ 2 आ गया, हेड के साथ 3 आ गया, हेड के साथ 4 आ गया, हेड के साथ 5 आ गया, और हेड के साथ 6 आ गया। टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने आएंगे? 12 आएंगे। ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है। कितना सिंपल है। अगर किसी को मॉडरेट भी लग रहा है कि थोड़ा सा टफ है, या किसी को लग रहा है बहुत टफ है, तो पढ़ाई कर लो आप लोग, क्योंकि आपका यहाँ पर पढ़ाई नहीं हुई है। और जिनकी पढ़ाई होगी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पेपर है, बहुत ईजी है। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का बी। और यहाँ पर लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 2। 4 क्वेश्चन दिया रहता है, 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है 6 मार्क के लिए। ठीक है। पहला ही क्वेश्चन दिया, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। अब आपको क्या ही सबूत बताओ इजी का कि पेपर कैसे इजी आया। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, सब प्लस में, सब प्लस में, और वो सबसे इजी रहता, प्लस वाला सबसे इजी रहता। तो इससे ही समझ लो पेपर कितना इजी है। हाँ, अब ये देख लो आप, यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा है, फॉर्मूला मेथड यूज़ करना है। फॉर्मूला मेथड सबको पता है क्या होता है। अगर मैं एक्स हमारा यहाँ पर वेरिएबल है, तो ये आएगा -b प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा b² - 4ac और डिवाइड हो जाएगा 2a। ये हमारा फॉर्मूला मेथड है। ठीक है। हाँ, अब मैं सॉल्व करना शुरू करूँगा। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x² + 13x + 8 = 0। ये तो मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया हूँ। हाँ, ये सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया हूँ। हाँ, अब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको जनरल फॉर्म से आप कंपेयर करना, लिख देना कंपेयरिंग द इक्वेशन विद जनरल फॉर्म। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c = 0। देखो a की वैल्यू क्या आएगी? 5, कंपेयर करूँगी तो b की जगह पर क्या आ रहा है? 13, c की जगह पर क्या आ रहा है? 8। प्लस में ये, माइनस की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। सबसे पहले अब इसको आपको फॉर्मूला में डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये निकाल लो, b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो सबसे पहले। ठीक है। हाँ, b क्या आपका 13 का स्क्वायर करो, फिर माइनस लगाओ, उसके बाद 4 करो, उसके बाद a करो। a क्या है आपका? 5 है। उसके बाद c लिखो 8। ठीक है। b², 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। इसको मल्टीप्लाई करो, 4 5 का कितना हो जाएगा? 20, और 20 × 8, 2 8 = 16 हो जाएगा। 20 × 8 160 होगा। 169 में 160 माइनस करूँगा तो आंसर आएगा 9। इसका मतलब b² - 4ac क्या आ रहा है? 9। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 आपके परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपका आंसर ही परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो मतलब आपको दिक्कत वाली बात ही नहीं इसमें। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। b क्या है आपके पास? b की वैल्यू यहाँ पुट करो। b है मेरे पास यहाँ पे 13, तो मैं माइनस लिखूंगा, यहाँ 13 डाल लूँगा। यहाँ प्लस माइनस में ही गलती होती है बच्चों से।
या रूट करूँगा, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो मैंने ऑलरेडी निकाल चुका हूँ वो वैल्यू पुट कर दूंगा 9, नीचे आ जाएगा 2, ये a है, a की वैल्यू है 5, ठीक है, सिंपल। हाँ, अब आएगा -13 प्लस माइनस रूट 9 कितना होता है 3 होता है, 5 टू जा कितना होगा 10 होगा, प्लस माइनस इसलिए दिया पहले से दे दिया क्योंकि रूट की वैल्यू आपकी प्लस और माइनस में दोनों में निकलती है। अब इन दोनों को अलग कर देंगे, कैसे, x इज इक्वल टू -13 प्लस 3/10 और x इज इक्वल टू -13 माइनस 3/10 ना, सिंपल है, -3 प्लस 3 -13 प्लस 3 सॉरी, एक प्लस एक माइनस है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, 13 में से 3 या 10 बचेगा, बड़े नंबर की साइन लगा दो माइनस, दोनों माइनस है, प्लस कर दो 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बड़े नंबर की साइन लगा दो, नीचे 10, ठीक है, 10 और 10 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ जाएगी एक -1, क्या आ जाएगी -1, ये x की वैल्यू एक आ गई, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएंगी 2 से कट करो क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 8 16, 2 5 10, ये आ जाएगा -8/5, इतना भी लिख दिया आपने, बहुत है फ्रैक्शन में। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्यू के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की 2 वैल्यू निकलती है, 2 वैल्यू हमने निकाल दी है। याद रखो दोनों प्लस में है क्वेश्चन में, तो आंसर दोनों माइनस में आएगा, ये चीज़ समझ लो, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। सो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, क्या दिया है आपका, द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3300, फाइंड द 28 टर्म। मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी भी दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन में बोला है पहले 55 टर्म को अगर मैं प्लस करूंगा, मेरे पास पहले 55 नंबर है, जो भी नंबर होंगे उनको प्लस करूंगा तो मेरे को आंसर आ रहा है 3300। तो 28वें नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब S55 आ गया, इसका मतलब SN फॉर्मूला लगेगा, SN फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है, n कितना है, s के साथ 55 है तो इसका मतलब n 55 होगा यहाँ पे, क्योंकि s की बात चल रही है अभी, नीचे 2 है, यहाँ पे टर्म्स का नहीं लेना, टर्म हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 है, a फर्स्ट वैल्यू कितनी आएंगी, सम ऑफ 54 नहीं दिया हुआ है, 2 आएगा 2 ही a रहने दो, प्लस n की जगह 55 डाल दो, -1 d को d रहने दो, वो भी नहीं दिया है, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। S55 कितना दिया है 3300, 3300, यहाँ पर 55 होगा, नीचे 2 होगा। हाँ, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट बॉडमास के हिसाब से, 55 में से 1 गया 54d। बहुत लोग यहाँ पर एक गलती करेंगे, वो गलती मैं बता देता हूँ, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे। कैसे होगा यार भाई, कैसे होगा ये 2 और 2 कैंसिल। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल ले लो आप, जैसे यहाँ पर है 1/2 है और यहाँ पर है 2 + 1 ये है। अभी देखो इसका मतलब क्या है, ये 2 में 1 मिला दूंगा 3 हो जाएगा और 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 3 का आधा कर दे रहे हम लोग, आधा, 3 का आधा कितना होता है 1.5, तो इसका आंसर क्या है 1.5 है, 1.5, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर। आप क्या कर रहे हो, आप क्या गलती कर रहे हो यार, ये बचपन की गलती है, बार बार मत दोहराओ, इस 2 को कैंसिल कर दे भैया, बाहर 1 बच रहा है और ये जब 2 कैंसिल होएगा 1 बचेगा, 1 + 1 कितना हो जा रहा है 2 हो जा रहा है। मुझे तो आंसर 1.5 चाहिए था, 2 कैसे आ रहा है, इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं गलती हो रही है। 2 ये 2 कैंसिल नहीं हो सकता, अंदर आपका पहले सॉल्व होगा उसके बाद आप कैंसिल कर सकते हो, अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ है। आपको मैंने बोला है बॉडमास रूल में पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, आप पहले से डिवाइड बाहर का कर ले रहे हो, नहीं होगा ना। अब देखो यहाँ पर दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, यहाँ दोनों में कॉमन एक चीज़ है, मेरे को पता है, ये दोनों 2 के टेबल में आते, तो 2 बाहर निकाल दो ना, यहाँ पे 2 बाहर निकालो, अंदर बचेगा a के पास से 2 बाहर निकल गया। 54 2 के टेबल में कितने पे आता है, 2 × 27 का डबल करो तो 54 आता, तो ये 2 मैंने बाहर निकाल दिया, बचा क्या 27d बचा। देखो 2 बाहर निकाला, 2 को 27 से मल्टीप्लाई करूँगा 54 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 और 2 को कैंसिल करो, जब तुम यहाँ कैंसिल कर दो तो फिर 54 ही रह जा रहा, 27 नहीं बन रहा, वहाँ पर गलती हो जा रही ना। अब आपके पास बचा 3300, यहाँ बचा 55 और यहाँ पर ब्रैकेट में बच रहा है a + 27d। मैं क्या करूँगा, ये दोनों मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ है और उनके बीच में कोई कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब मल्टीप्लाई में 55 इससे मल्टीप्लाई में 55 को अगर मैं इधर लेकर आया तो डिवाइड हो जाएगा ना, कोई भी बोलेगा हाँ सर ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3300 से 55 को डिवाइड कर दो, इधर बचेगा a + 27d।
ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ, आप तो वहाँ पे सिर्फ उनकी राज है तो वही बचेंगे, ठीक है। हाँ 55 के टेबल में 3300 आता है। 55 किसके टेबल में आता है? 11 के। 11 5 सा 11 3 सा, ये 0 आगे लगा दो तो 300/5 बच रहा, 5 1 सा 5 6 सा 30 और 0 तो आ रहा है आपका 60 इज इक्वल टू a + 27d। a + 27d कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। बस इतना ही निकालो। अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे क्या बोला है? आगे बोला है भैया 28 टर्म भी निकाल, मुझे 28 टर्म चाहिए। 28 टर्म का फॉर्मूला लाना पड़ेगा। Tn इज इक्वल टू a + n-1d। ये किसके लिए यूज करें? 28 टर्म के लिए, मतलब n तुम्हारा हो जाएगा 28। जहाँ जहाँ n है वहाँ डाल दो 28, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है बॉडमास के हिसाब से, तो a + 28 में से 1 गया, कितना बचेगा? 27 और ये d मल्टीप्लाई होगा तो t28 कितना आ रहा? a + 27d। और मुझे पता है a + 27d का वैल्यू क्या है? 60, तो इसकी जगह पे 60 रख सकता हूँ, ऑब्वियसली रख सकता है। इसका मतलब t20 की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 60 आ गई। ये मेरा फाइनल आंसर है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है? जोसेफ परचेज द फॉलोइंग शेयर, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। शेयर की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन है फाइनेंशियल प्लानिंग का। 3 कंपनी का नाम दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जोसेफ ने 3 कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो टोटल उसने कितना पैसा लगाया शेयर्स में, उसका इन्वेस्टमेंट कितना है वो हमको निकालना है। अब पहली कंपनी का ना देखोगे आप तो 200 शेयर खरीदा, फेस वैल्यू दिया है, प्रीमियम दिया है। अब एक चीज समझ लो, शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं मार्केट वैल्यू पे। किस पे? मार्केट वैल्यू पे। शेयर की खरीदी और बिक्री होती है मार्केट वैल्यू पे। तो यहाँ पर कंपनी ए का मार्केट वैल्यू नहीं है, हमको नहीं पता ना वो कितने पे बेच रहे हैं, पहले मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कंपनी ए की बात करूंगा मैं, वहां मार्केट वैल्यू कैसे निकलेंगी? फेस वैल्यू और प्रीमियम को प्लस कर दो। प्रीमियम और फेस वैल्यू को प्लस कर दो। फेस वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 रुपीज़ है। प्रीमियम कितना है? 18 रुपीज़ है। दोनों को प्लस कर दूंगा 20 रुपीज़ आ जाएगा। तो मेरे को मार्केट वैल्यू मिल गई है 20 रुपीज़। 20 रुपया मार्केट वैल्यू है फर्स्ट शेयर का, ठीक है। मतलब 20 रुपये में इसको खरीदा जाएगा। अब उसने कितना खरीदा? 200 शेयर खरीदा, ठीक है। तो कम इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए, इन्वेस्टमेंट कितना है? कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट कितना है? आपको मार्केट वैल्यू नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू कितना है आपके पास? 20 रुपीज़ है ए शेयर के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 200। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 2 2 सा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना जीरो है यहाँ पर? 3 जीरो है, तो 4000 रुपीज़ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4000 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। कंपनी ए की बात हो गई कि कंपनी ए में 4000 रुपया मैंने डाल दिया, इसने डाल दिया जोसेफ ने। अब कंपनी बी की बात करेंगे तो कंपनी बी का मार्केट वैल्यू कितना है वो देखो, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी निकाल लेंगे आप। इन्वेस्टमेंट बी के अंदर कैसे निकालेंगे? मार्केट वैल्यू को शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 500 को 45 से मल्टीप्लाई कर दो। मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स, 500 × 45, सिंपल सा बात है। 45 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करा तो 45,000 होगा, लेकिन यहाँ उसका आधा है 500, तो 45,000 का आधा कर दो, 22,500 हो जाएगा रुपीज़, ठीक है। 22,500 रुपीज़ आपने, इसने जोसेफ ने कंपनी बी में इन्वेस्ट कर दिया। अब कंपनी सी में एक ही शेयर है, मार्केट वैल्यू उसका बहुत ज़्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी की इन्वेस्टमेंट कितनी है? मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू है 450 और शेयर कितना है? 1, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रुपीज़ आ जाएगा 10,450 रुपीज़। ये तीनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा, एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट, दूसरी कंपनी का इन्वेस्टमेंट, तीसरी कंपनी का इन्वेस्टमेंट, तीनों को मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए तीनों को प्लस कर दो आप, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए प्लस इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी प्लस इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी, तो तीनों को प्लस कर दो। पहला हमारा 4000 रुपया, दूसरा है आपके पास कितना है? 22,500, 22,500, और तीसरा है 10,450। इन तीनों को प्लस करो, देखो 22 में 4 मिला देंगे 26 हो जाएगा, 26,500 हो जाएगा, 500 हटा दो अभी, 26 में 10 मिलाओ 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36,000, 500 और 450 कितना हुआ? 950। तो अगर आप प्लस करोगे तो 36,950 रुपीज़ हो जाएगा। आपको रफ वर्क में प्लस करना है तो करके देख लीजिए, ये आ जाएगा ₹36,950। इतना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन, इतना सिंपल सा क्वेश्चन दिया है।
है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय 210 फैमिलीज इज शोन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि आपको 210 फैमिली के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि वो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1000 रुपीज़ में। जैसे यहाँ पर दिया है कि 30 फैमिली, लगभग 30 फैमिली जो है वो 10 से 15 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि हिस्टोग्राम में प्रेजेंट करो। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम आपका यहाँ पर बार ग्राफ की टाइप सब इतना होता है यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर कंटिन्यूस होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको टेबल में चेक करना है तो वो ये चेक करना है कि या ये कंटिन्यूस है कि नहीं। 15 पे खत्म 15 पे स्टार्ट, 20 पे खत्म 20 पे स्टार्ट, 25 पे खत्म 25 पे स्टार्ट। ठीक है, ये कंटिन्यूस है तो हमको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए इस तरह से आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाला पहला जो रो है ये आपका एक्स एक्सिस पर आएगा, दूसरा रो है वो आपका वाई एक्सिस पर आएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, अब वाई एक्सिस की अगर आप बात करोगे तो देखो 30 50 60 55 15 आप क्या लिख सकते हो? 5 से भी ले सकते हो, बहुत बड़ा बनाना है ऊपर तक के एकदम ईजी दिखेगा, और 10 से भी ले। मैं 10 से ले रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर 10 के बराबर, दूसरा सेंटीमीटर 20 30 40, इस तरह से 50 60, क्योंकि 55 आखिरी है तो इसलिए 60 तक के, सॉरी 60 आखिरी है 60 तक के बना भी दिया हूँ। ठीक है, ये हो गया 1 सेंटीमीटर का 10 बनाया। ठीक है, स्केल में हम लोग यहाँ पर बताएंगे। अब यहाँ पर हम बताएंगे 5 से, क्यों? शुरुआत है, देखो 5 5 का फर्क है यहाँ पर, तो शुरुआत तो 10 से, लेकिन 5 से मैं बता दे रहा हूँ। 5 कोई इतना बड़ा वो बनेगा नहीं, सिर्फ एक ही लाइन बढ़ेंगी यहाँ पे। 20 कहाँ तक बनाना है मुझे? 35 तक बनाना है ना, तो 25 30 35 40 45 50। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई भैया, ये वाई एक्सिस हो गई भैया। ठीक है, तो ये मेरा जो नीचे है वो इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट इन 1000 लिख देना है, इन्वेस्टमेंट। ऊपर आपका यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ फैमिलीज है। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज है। अब देखो क्या बोला है? 10 से 15 कितने फैमिली से? 30। 30 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। 10 से शुरू करूँगा मैं, एक लाइन बनाऊँगा 30 तक, और 15 भी एक लाइन बनाऊँगा 30 तक, और इनको जोड़ दूँगा इस तरह से। यहाँ पे आप कुछ भी इस तरह से बना सकते हो, अगर आपको बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ। तो 10 से 15 कितना आया? 30 आया। अब आगे क्या बोल रहा है? 50। अब आपको है ना यहाँ पे कंटिन्यूस बनाना है। ठीक है, 15 से 20 के बीच में 50 है, तो 50 कहाँ जाएगा आपका? यहाँ तक आएगा। ठीक है, इस तरह से नीचे जाएगा। ये हो गया 15 से 20 तक। ठीक है, अब 20 से 25 कितना हो रहा? 60 आ रहा है। ये हो गया आपका 60। ठीक है, उसके बाद हो रहा है 25 से 30 55 आ रहा है। 55 कहाँ पर है? 50 और 60 के बीच में आएगा, तो 25 से 30 इस तरह से मैं बना दूंगा 55 तक। आपको अच्छे से बनाना है 30 तक के, सॉरी। ठीक है, 30, और 30 से 35 आपका 15 है, तो 15 कहाँ पर आएगा? 10 और 20 के बीच में यहाँ पर। 30 से 35 15, ये भी आपको 1 सेंटीमीटर का ही लेना है, बहुत बड़ा गैप नहीं लेना है। तो देखो इस तरह से आपका हिस्टोग्राम बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेरा गलत नहीं बोलेंगे इसको, मेरा मतलब स्ट्रेट नहीं बन रहा है, तो आप समझ लो। अब आप देखो एक्स एक्सिस स्केल कैसे लिखते हैं, वो देखो स्केल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या स्केल लिख रहे हैं हम लोग? देखो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 5000 रुपीज़ के बराबर है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹5000। कैसे? देखो 5 10 15 5 5 का फर्क है ना, और ये नीचे इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है? ये 1000 में, इसलिए 5000 रुपीज़। और वाई एक्सिस पे क्या है यहाँ पर? ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है? 10 के बराबर। 10 क्या? फैमिलीज। 10 क्या है? फैमिलीज, तो 10 फैमिलीज के बराबर है। इस तरह से आपको यहाँ पे स्केल लिखना है। स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ में आ रही है बात? सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी टू 8 मार्क के लिए, मतलब 3 क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको 2 सॉल्व करना पड़ेगा 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसका मतलब ये है क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, सेकंड वाली मेथड, एलिमिनेशन के बाद वाली मेथड, ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। अब ग्राफिकल मेथड के लिए 2 टेबल बनाना पड़ता है। हर इक्वेशन के लिए एक टेबल होता है। जैसा फर्स्ट इक्वेशन हो गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, उसके में लिए मैं रखूंगा x या y या x कॉमा वाई। ठीक है, ठीक है। अब x और y की वैल्यू कोई भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस के बाद वाली वैल्यू रखना चाहूँगा मैं, कि वो ईजी पड़ती है। तो y की वैल्यू मैं रखता हूँ -2 1 4 7। अब यही क्यों रखा? तुम बोलोगे सर ये सब क्यों रखा?
कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये मैं इसलिए रखा ताकि मुझे पॉइंट में आंसर ना मिले। अभी देखो, अगर मैं y की जगह पर पहले -2 रखूँगा, y की जगह पे -2 रखूँगा, देखो 3x माइनस वाई, y की जगह पे क्या रख दिया -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3x + 2 = 2। अब ये 2 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x 2 - 2 हो जाएगा, ठीक है, +2 उधर जाके -2 हो जाएगा। 2 - 2 कितना हो रहा, 0 हो रहा ना भाई, 0 हो रहा। तो x को, अरे 0 के नीचे डिवाइड कर देंगे 3 को, क्योंकि 3 तो उधर मल्टीप्लाई में है, तो आपका आंसर आएगा 0। कोई भी नंबर के नीचे, अरे 0 के नीचे कोई भी नंबर आप डिवाइड करो, आंसर 0 आता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, x 0 आएगा। अब दूसरा वाला अपन करेंगे, ठीक है। दूसरे वाले में हमने 1 माना है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ लिखेंगे हम 0, -2 इस तरह से। हाँ, अब हम लोग y की जगह 1 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है, मैंने 1 लिया है। ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 2 + 1 हो जाएगा, और 2 + 1 कितना होता है 3। मुझे बताओ 3x = 3, इसका मतलब 3 के टेबल में 3 कितने पे आता है, 1 पे, तो x की वैल्यू 1 आएंगी, क्योंकि 3 और x मल्टीप्लाई है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा x = 3/3। आंसर क्या आ रहा है 1, जब 1 है तो आंसर भी 1 ही आएगा। अगर 4 रखा तो 3x - y की जगह पे 4 = 2, ठीक है। -4 उधर जाके क्या हो जाएगा +4, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। देखो इसलिए रखा था 4 ताकि वो 3 का टेबल मिले, ठीक है। 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पर, तो x की वैल्यू 2 होगी। देखो ऐसा 6/3, ये 3 और x मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 = 3 2 = x की वैल्यू आई 2। इसी तरह से सॉल्व करो तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3। -7 यहाँ आएगा, 7 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 + 2 9, 9 को 3 से डिवाइड करो तो 3 मिल जाएगा। तो आपको पहला मिल गया 1,1, 2,4 और आएगा 3,7। आया समझ में। सेकंड वाला अगर हम लोग बनाएंगे, ऊपर बनाता हूँ थोड़ा, क्योंकि ग्राफ भी तो बनाना है ना, ठीक है। या फिर मैं ये इधर लिख के यही बनाता हूँ और इधर ग्राफ बना देंगे, क्या बोलते हो। चलो ठीक है, करते हैं जैसा भी है। अभी सेकंड ले लो, 2x - y = 3, 2x - y = 3। यहाँ बनाऊंगा x, यहाँ बनाऊंगा y, यहाँ बनाऊंगा x, y, ठीक है। हाँ, 2x - y, ये भी -y भाई, y की जगह पे क्या रखेंगे। अब ऐसा नंबर रखना है क्योंकि इधर 2 है, तो 2 का टेबल में आना चाहिए। तो पहला तो मैं रख दूंगा 1, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रख दूंगा 3, उसके बाद रख दूंगा 5, उसके बाद रख दूंगा 7, y की वैल्यू। हाँ, इसलिए क्योंकि उससे पहले माइनस है तो वो आसान पड़ेगी। अब देखो पहला चेक करते हैं, 2x - y है, y की जगह 1 आ जाएगा, = क्या इधर 3। तो 2x - y उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 3 + 1 कितना हो रहा भाई 4 हो जा रहा ना। 2x = 4, 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 पे, तो x की वैल्यू क्या आएंगी 2। मतलब 4 को 2 से डिवाइड करो तो x की वैल्यू आएंगी 2, x की वैल्यू आ रही है 2, तो ये हो जाएगा 2,1, x की वैल्यू 2 आ रही है। अब अगर मैं 3 रख रहा हूँ तो x की वैल्यू क्या आएंगी, 2x - 3 = 3, ठीक है। y की जगह 3 रख दिया, -3 उधर जाके हो जाएगा +3, तो 3 + 3 हो जाएगा 6। अब 2 जो है 6 से नीचे डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आ जाएंगी 3, x की वैल्यू आ जाएंगी 3। अब 5 रखूँगा तो 4, 7 रखूँगा तो 5 आ जाएगी। इस तरह से वैल्यू आ जाएंगी x और y की, ठीक है। ये हो जाएगा 3,3, ये हो जाएगा 4,5, ये हो जाएगा 5,7। देखो सही है ना। अगर -5 रखता हूँ यहाँ पे, अरे 5 रखता हूँ यहाँ पे, तो -5 हो जाएगा, +5 हो जाएंगे, 5 और 3 8, 8 और 2 4, सो ये राइट है। और 7 रखता हूँ, -7 उधर जाके +7 हो जाएगा, 10 राइट है, ठीक है। अब हम लोगों को बनाना है ग्राफ, ठीक है। मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने दोनों यहाँ पर दोनों की मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिया है। अब हम लोग को यहाँ पर पता चल रहा है कि x एक्सिस पे सबसे बड़ा नंबर है 5, y एक्सिस पे बड़ा नंबर 7, तो मैं दोनों तरफ 7 7 बना लूँगा। इस तरह से ग्राफ बनाना है आपको, 7 7 तक बना लेना आपको। x एक्सिस पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये माइनस में रहेगा, -1 -2 -3 -7, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी माइनस में रहेगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस का निगेटिव है। और यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये प्लस में आएगा आपका, वाई एक्सिस का पॉजिटिव है ये, ठीक है। देखो पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या दिया, पहली वाली इक्वेशन 0, -2। पहला जो एक्स होता है, पहला जो नंबर होता है ना, उसको आड़ी लाइन में ढूंढना है,
ठीक है इसमें। अब दूसरा जो नंबर है ना उसको खड़ी लाइन में ढूंढना है। 0 है क्या? नहीं है, 0 यहाँ पर है तो 0 को छोड़ देना है। y-2 है, y पे -2 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर, ठीक है। दूसरा आपका 1, 1 दोनों 1 है तो यहाँ पर 1, 1 यहाँ पर आएगा। दूसरा है 2, 4, पहले 2 है बाद में 4 है 2 और बाद पहले आड़ी लाइन में 2 देखो, खड़ी लाइन में 4 देखो, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पे। फिर आया 3, 7 यहाँ पे आपको एक इस तरह से लाइन मिलेंगी। यहाँ पे तो अभी मेरी सही बन नहीं रही लाइन, तो आपको एक लाइन बनेगी। दूसरा अगर आप कोऑर्डिनेट लगाओगे 2, 1, ये 2 है ये 1 है, यहाँ पर एक आएगा। उसके बाद आएगा 3, 3 वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद आएगा 4, 5 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे। मैंने पहले बोला एक्स एक्सिस की पहले देखते हैं। 5, 7 5 यहाँ पे 7 यहाँ पे। यहाँ भी एक इस तरह से लाइन बनेगी, ठीक है। अब ये दोनों लाइन कहाँ पर मीट कर रही है वो देखना है। तो ये दोनों लाइन अगर आप ग्राफ पे बनाओगे आपको समझ में आएगा कि x = -1 और y = आपका आएगा -5। ये दोनों x पर -1 और y -5 यहाँ पर मीट करी तो x की वैल्यू -1 निकलेगी, y की वैल्यू क्या निकलेगी? -5। ये आपकी यहाँ पर इक्वेशन इस तरह से सॉल्व होगा। आपको स्केल लिख देना है। ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। इस तरह से क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है 4 मार्क के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है। पिंटू टेक्स 6 days more to complete a certain work than Nishu. Together they finish the work in 4 days. How many days would each take to complete that work if they work alone? अब यहाँ पर बहुत बार प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देखो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का अगर रहता तो वहाँ 2 पैरामीटर की बात होती, कोई 2 चीज़ की बात होती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ की बात हो रही है, वो है वर्क। और वर्क के बारे में बात हो रहा है कि वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, डेज में, ठीक है। तो यहाँ पर नाम तो 2 दिया है, लेकिन नाम जिन दोनों का नाम दिया है वो दोनों ही काम कर रहे हैं, सेम काम, इसलिए एक ही काम की बात हो रही है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर बोला है कि पिंटू एक बंदा है और एक निशु है, पिंटू और निशु है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि निशु एक काम कर रही है और वो कुछ दिन में कंप्लीट हो रहा है, वो नहीं पता हमें कुछ दिन। तो जब भी हम लोग को मैथ्स में कोई चीज़ नहीं पता होती है उसको लिखते हैं एक्स। मान लो कि निशु जो है वो एक्स डेज में एक काम कंप्लीट कर रही है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर ये बोला है कि पिंटू को वही काम कंप्लीट करने में निशु से 6 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। तो अगर निशु x दिन में कंप्लीट कर रही है तो पिंटू x से 6 दिन ज़्यादा, मतलब x + 6, राइट सी बात है। तो देखो यहाँ पर x की ही बात हुई है, एक ही पैरामीटर की बात हो रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि निशु कंप्लीट अ वर्क, क्योंकि निशु से कंपेयर हो रहा है ना। निशु कंप्लीट अ वर्क को कंप्लीट कर रही है निशु, ठीक है, इन x डेज। कितने दिन में? x डेज में। तो इसी हिसाब से पिंटू जो है सेम काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? x + 6 डेज। समझ में आई? ये वर्क एंड डेज का क्वेश्चन है। यहाँ पर वर्क एंड डेज है। अब यहाँ पर कुछ तुमको बता देता हूँ वर्क और डेज के बारे में। इस तरह का क्वेश्चन आया था डेज के बारे में, काम के बारे में क्वेश्चन आया तो याद रखना, अगर कोई काम 8 दिन में कंप्लीट हो रहा है, मान लो ए जो है वो 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो वो काम ए एक दिन में कितना करेगा? 1/8। एक दिन में ए कितना काम कर रहा है? 1/8। जितने दिन में उसका कंप्लीट हो रहा है उसको 1 से डिवाइड कर दो। अगर बी कोई काम 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो बी एक दिन में 1/5 काम कर रहा है। तो एक दिन का काम निकालने के लिए वो काम जितने दिन में कंप्लीट हो रहा है उसको 1 से डिवाइड कर दो। ये आपका मेन क्वेश्चन यहाँ पर पैरामीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर निशु का एक दिन का काम करूँगा मैं, 1 डे वर्क कर रहा हूँ मैं। आप पूरा लिखना, निशु कंप्लीट, कंप्लीट नहीं आएगा। निशु जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो वो आएगा निशु 1 डे वर्क इज, निशु का 1 डे वर्क, एक दिन का काम कितना है? मैंने क्या बोला? वो कितने दिन में कंप्लीट कर रही है पूरा काम? x दिन में। उसको 1 से डिवाइड कर दो, 1/x। अगर यही देखेंगे पिंटू वही एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/x + 6। जितने दिन में उसको काम कंप्लीट हो रहा है उसको 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे? टुगेदर, दोनों साथ में मिलकर जब काम कर रहे हैं वही काम, तो वो 4 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। दोनों साथ में मिलकर वही काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। दोनों साथ में कब मिलेंगे? जब निशु और
पिंटू जब दोनों साथ में मिल रहे हैं तो वो काम 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। हाँ, अब मैं बोलूँगा कि दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहे हैं, समझ लो, दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में तो कितना काम कर रहे हैं 1/4, क्योंकि 4 दिन में जब वो कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में कितना कंप्लीट होगा काम 1/4। जाहिर सी बात, अगर कोई काम 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में कितना कंप्लीट होगा, 1/4 कंप्लीट होगा ना, वही सही है 1/4। तो निशु एक दिन में कितना काम कर रहा है, कर रही है 1/x कर रही है जो भी होगा। पिंटू एक दिन में कितना कर रहा है 1/x+6 कर रहा है, और इन दोनों का एक दिन का काम मिला दो तो 1/4 हो जाएगा। बात को समझ लो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 4 मार्क के लिए आपको 4 मार्क मिल जाएगा अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो। अब यहाँ पर देखो फ्रैक्शन में प्लस करना है, सबसे पहले देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम नहीं है तो आपको x+6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं। x+6 1 जा x+6 होगा, उसके बाद प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 जा x होगा, फिर डिवाइड। अब इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x+6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1/4, क्या मिलेगा 1/4, ठीक है। अब इसको और कर देंगे, x को x से प्लस कर दो क्योंकि सब प्लस है तो ब्रैकेट खोलेंगे भी तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। x को x से प्लस कर दो, यहाँ आ जाएगा 2x+6, देखो 2x+6, x+x 2x और ये 6। अब नीचे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोल रहा मैं, जब भी मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर हो जाता है, यही x जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6x, और दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस का सिस्टम ही नहीं है, ख़त्म, ये हो गया 1/4। मुझे तो डिनोमिनेटर हटाना है तो 4 को इधर लेकर आ जाऊँगा, 4 को पूरा 2x+6 से मल्टीप्लाई करूँगा और ये x² + 6x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा x² + 6x, ठीक है। अब 4 को पहले मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट, 4 2 = 8x प्लस 4 6 = 24, 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर बचेगा x² + 6x। अब हमारा क्या काम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिधर x² है उधर सारी चीज़ों को लेकर चले जाओ, दूसरी तरफ 0 हो जाएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड में 0 हो गया, राइट साइड में x² है 6x है पहले से मौजूद है, 8x को लेकर जाओ उधर माइनस हो जाएगा 8x, 24 को लेके जाओ माइनस हो जाएगा 24। आ रही समझ में बात, सिंपल सी बात है। इसको सॉल्व करते हैं, x² + 6x 8x, दोनों x है तो एक प्लस एक माइनस है, जब भी एक प्लस एक माइनस है तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, 8 में से 6 गया, कितना बचेगा भाई 2 बचेगा तो 2x हो जाएगा, लेकिन बड़े की साइन लगेगी यहाँ पे माइनस। बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल सी बात है, -24 वैसा का वैसा, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मैं सीधा लिख दूंगा x² - 2x - 24 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, अभी तक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ लिख देता हूँ x² + 6x, 2x है, माइनस है ना, -2x - 24 = 0, यही बात है ना। अब देखो यहाँ पर हमको x² के साथ क्या है 1 है, कुछ नहीं रहता मतलब 1 है, 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 24, लेकिन माइनस में, काय में होगा माइनस में। इसके 2 टर्म्स निकालना है आपको, 2 ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो -24 आए, और उन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करूँगा तो आंसर आना चाहिए -2। वो कौन सा नंबर है, बोलो वो कौन सा नंबर है, कि जब मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, -24 आना चाहिए। देखो वो होगा 6 और 4, 6 4 = 24 और 6 में से 4 गया 2 बचा कि नहीं बचा, ठीक है। अब बात होगी हमारी साइन की। देखो साइन जब आपका यहाँ पर आंसर माइनस में आया तो आपको ये समझ लेना है कि एक नंबर प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का आंसर माइनस में तभी आता है जब एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस में होगा। तो यहाँ पर समझ लेना एक प्लस एक माइनस है। अब कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है वो यहाँ देखो, x की साइन क्या है, माइनस है, तो बड़ा नंबर माइनस होगा। अब बड़ा नंबर माइनस हो गया तो बचा हुआ क्या रहेगा प्लस, सिंपल सा। तो यहाँ पर अब मैं सॉल्व करूँगा x², ये 2x नहीं लिखूँगा, उसकी जगह लिख दूंगा -6x + 4x - 24 = 0।
बात आ रही है समझ में? फिर बात तो बहुत आ रही है समझ में। अब देखो एक्स स्क्वायर 6x, इन दोनों में x कॉमन है, x को बाहर ले लूंगा। अब यहाँ से तो एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर आएगा ना, क्योंकि 2x है, माइनस यहाँ से एक x चला गया, क्या बचा 6 बचा, प्लस अब देखो 4x और 24 दोनों 4 के टेबल में आता, तो 4 कॉमन बाहर निकालूंगा, टेबल देखना चाहिए, 4 आ गया, यहाँ पर बचेगा x, फिर माइनस। अब ये देखो 4 के टेबल में 24 कितने पे आता है, वो आता है 6 पे, तो आ गया। ये वाली ब्रैकेट सेम होना चाहिए, और इसको अलग ले लो, x माइनस 6 और दूसरा आएगा आपका ब्रैकेट ये x और ये प्लस 4, ये दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 4, ये x माइनस 6 एक ही बार लिखते हैं। अब इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे 0 से, x माइनस 6 को 0 से इक्वेट करो और x प्लस 4 को भी 0 से इक्वेट करो। माइनस 6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 4 इधर आके क्या होगा, माइनस 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 4। देखो x इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू माइनस 4। अब यहाँ पर x क्या दिया है, x क्या था, x था कि निशु जो है वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर दे, दिन की बात हो रही है। तो मुझे बताओ दिन माइनस में आता है क्या, नहीं आता है, तो ये हमारा काम नहीं रहेगा। हमारा मेन आंसर कौन सा है, ये है। देखो x कोऑर्डिनेट, अरे x कोऑर्डिनेट इक्वेशन में 2 आता है, अब उसमें से सही आंसर हमको पता करना पड़ता है, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस वाला लेना पड़ेगा, पॉजिटिव 6। इसका मतलब निशु जो है वो काम कितने दिन में कंप्लीट कर रही है, 6 डेज में। अगर ये 6 दिन में कर रही है, क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, दोनों का पूछा है। अगर ये 6 दिन में कर रही है तो पिंटू कितने दिन में करेगा, x प्लस 6 था, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, तो 6 दिन में निशु काम कर रही है और पिंटू उससे 6 दिन ज़्यादा था, 6 से 6 दिन ज़्यादा कितना हो जाएगा 12 दिन, तो पिंटू 12 दिन में वही काम कर रहा है। सो देखो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारा पूछा है प्रोबेबिलिटी पर, ठीक है। तो मतलब देखो 4 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है प्रोबेबिलिटी पे, समझ लो, और कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर दिया है फॉर्म 2 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 विद 5 नहीं है सॉरी, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब ये 2 प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर सैंपल स्पेस बनाना है डिजिट्स के। क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है। 2 डिजिट नंबर मतलब 2 नंबर 2 एक बास में रहते, जैसे 10 हो गए, 11 हो गया, 12 हो गए, ये सारा। अब मैं सैंपल स्पेस बनाऊंगा यहाँ पे, 2 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे, और यहाँ पर आपको दिया है 2 डिजिट नंबर कहाँ से बनाना है, इन नंबरों में से, ठीक है। तो पहले देखो मैं क्या बनाऊंगा, 12 आ जाएगा, सॉरी पहले सबसे पहले 10 आएगा, ठीक है, 10 के बाद 12 आ जाएगा। मतलब पहले क्या लो, 1 लो, 1 के साथ 0 लगाओ, फिर 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ। उन्होंने बोला है विदाउट रिपीटिंग, इसका मतलब 11 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा, 44 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 11 में 1 2 बार आ रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, 22 में 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए रिपीटिंग नहीं चलेगी, ठीक है। तो 1 से कौन सा बन सकता है, 10 बन सकता है, 12 बन सकता है, 13 बन सकता है, 14 बन सकता है, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा तुम्हारे को 2 से बन सकता है 20, 21, 22 नहीं आएगा क्योंकि रिपीटिंग है वो, 23, 24, ठीक है। यही ध्यान दे दो, विदाउट रिपीटिंग। अगर विथ रिपीटिंग बोलता तो फिर 11 भी आता, 22 भी आता, ठीक है। अब 3 से क्या बनेगा, 30 बनेगा, 31 बनेगा, 32 बनेगा, 34 बनेगा, आया समझ में बात। फिर 4 से बनेगा 40, 41, 42 और 43, बस। अब मुझे बताओ कितना सैंपल स्पेस बन रहा है, हर एक नंबर से 4 बन रहा है, 1 4 8 12 16, इसका मतलब सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना है 16, टोटल 16 नंबर है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले देखो, पहले क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, ए इज अ इवेंट दैट नंबर्स ऑफ फॉर्म इज ग्रेटर देन 30। सिंपल सी बात, इन्होंने क्या बोला है कि ए ऐसा इवेंट है जहाँ पर नंबर जो बन रहे हैं वो 30 से बड़ा होना चाहिए, 30 से ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब आपको ए निकालना है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है। पहले ए का सैंपल स्पेस ले लेते, कौन कौन सा नंबर है जो 30 से बड़ा है यहाँ पे, तो कौन सा नंबर है, 31, 32, 34, 31, 32, 34, उसके बाद आएगा 40, 41, 42, 43, ये सब 30 से बड़े हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर 4 और ये 3 7, टोटल 7 नंबर है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 7, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हो जाएगा 7। और अगर ए की प्रोबेबिलिटी निकालोगे पी ऑफ ए, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सैंपल इस पॉइंट इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल इस एस, ठीक है। एन ऑफ ए कितना है आपके पास 7 है, और एन ऑफ एस कितना है आपके पास 16 है। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गया 7/16, क्योंकि ये इसको आप और तुम अब ये डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है।
अब बी का देखेंगे, बी में क्या दिया है, बी ऐसा इवेंट है जो नंबर बनेंगे वो मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए जो 10 के टेबल में आते हैं। 10 के टेबल में 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा और 40 आएगा, 4 नंबर 30 और 40। कितना सिंपल है यार। एन ऑफ बी, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन बी कितने हैं, 4 है ना टोटल, 1 2 3 4। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है पी ऑफ बी तो ऊपर आएगा एन ऑफ बी और नीचे आएगा एन ऑफ एस। अब एन ऑफ बी कितना है भाई, 4 है। एन ऑफ एस कितना है, 16। 4 1 जा 4 4 जा, तो यहाँ आ जाएगा 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी निकल गई, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी निकल गई, 7/16। मुझे बताओ ये 4 मार्क का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना। सिंपल ही 4 मार्क के लिए इसलिए दिया है ताकि आपको ये सब बनाने आना चाहिए, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। समझ में आ रही है बात, जिसको क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसके लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे। वहाँ पे दो ही क्वेश्चन देंगे, एक सॉल्व करना है 3 मार्क के लिए। ये है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी वन। 3 मार्क के लिए कोई भी 2 क्वेश्चन दिया है, एक सॉल्व करना है 3 मार्क के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। यार मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल पेपर दिया है। यहाँ पर बोला है कि के की वैल्यू निकालो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो रियल और इक्वल है। रियल और इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। यहाँ पे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं है, तो के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे सेम चीज़ मल्टीप्लाई करने पे 2 बार स्क्वायर होता है, तो के एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यही के एक्स जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 2kx, लेकिन ये माइनस इसलिए माइनस क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। उसके बाद +6, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्क्वायर वाला टर्म, ये एक्स वाला टर्म, ये कांस्टेंट वाला टर्म। समझ में आई बात। अब इसको है ना अपने जनरल फॉर्म से कंपेयर करो। जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। a की जगह पर क्या है k, तो लिख दो a की वैल्यू आएंगी k। b की जगह पर क्या है -2k, तो लिख दो -2k। ठीक है, और c की जगह पर क्या है, c की जगह पर है +6। साइन को भी ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। ठीक है, b की जगह पे -2k और c की जगह पे 6, ये निकाल गया। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना है तभी वो रियल और इक्वल होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डेल्टा 0। हमको पता है क्वेश्चन में दिया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल और इक्वल है, इसलिए हमने डेल्टा को 0 कर दिया। अब डेल्टा आता है मेरा b² - 4ac = 0। ये डेल्टा का फॉर्मूला है, b² - 4ac = 0। अब b क्या है आपका, b को स्क्वायर करो, b है मेरा -2k, तो b की जगह रख दूंगा -2k, लेकिन b के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा। उसके बाद माइनस है, उसके बाद 4 है, 4 लिखो। उसके बाद a है, a क्या है आपका, k है। उसके बाद 6, a आपका k है। उसके बाद 6 = 0। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और k का स्क्वायर k² हो जाएगा। देखो ब्रैकेट में जितने हैं ना सबका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा। -4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 = 24 और यहाँ पर k आगे लगेगा =0। अब मुझे बताओ अगर ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होएगा ना। हाँ, तो ये हो गया 4k² = 24k, प्लस हो गया 24। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक k और एक k कैंसिल कर दूंगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब मैं k और k दोनों कैंसिल कर रहा हूँ तो इसका मतलब एक k की वैल्यू 0 आ गई है। कैंसिल करना मतलब k की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो एक k की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, दूसरी, क्योंकि यहाँ पे दो मिलेगा। अब आगे देखो, जब k और k को कैंसिल कर दिया तो 4k बचेगा यहाँ पे और इधर बचेगा सिर्फ 24। अब ये क्या करो, ये 4 और k मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके भैया डिवाइड हो जाएगा। तो 24 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4 6 जा, तो k की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। k की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। आ रही बात समझ में, k की वैल्यू 6, तो k की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है। k = 0 और 6, 0 भी है और 6 भी है, 2 वैल्यू आ रही है। आ रही बात समझ में। इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना था सिर्फ 3 मार्क के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है आपका स्टैटिस्टिक्स पे। देखो यहाँ पर बोला है कि एक सर्वे दिया है कि स्टूडेंट अलग अलग
गेम्स को प्ले करते लाइक करते हैं, ठीक है, उसका सर्वे दिया है, लेकिन डिग्री में दिया है। आपको पता है कि जब पाई डायग्राम में दिया रहता है तो डिग्री में रहता है, ठीक है। और डिग्री टोटल कितनी होती है, पूरा सर्कल टोटल कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1000 स्टूडेंट है। ये पूरा डाटा जितने भी स्टूडेंट कर दिए वो कितने स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट कर दिए। अब मेरे को बात समझो, यहाँ पर बोला है कि आपको कुछ आंसर का कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक क्रिकेट, कितने स्टूडेंट क्रिकेट को लाइक करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें दिखा है 81 डिग्री, मुझे स्टूडेंट नहीं दिया है, मुझे डिग्री में दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दिया, मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। इसका एक ही आंसर, एक ही निकालने का एक ही तरीका है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, मुझे एक बार बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1000 है, लिख दो यहाँ पे 1000 स्टूडेंट है भैया, ठीक है। ये 1000 स्टूडेंट किसके बराबर है, ये यहाँ पे 1000 स्टूडेंट कितना आएगा सर्कल में, पूरा सर्कल मतलब 1000 स्टूडेंट, पूरा सर्कल मतलब 1000 स्टूडेंट। पूरा सर्कल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसका मतलब 1000 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट देखेंगे तो 1000 और उसको डिग्री में देखेंगे तो 360 डिग्री, क्योंकि टोटल होते हैं, ठीक है। हाँ, अब बोला है क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में कितना डिग्री है, 81 डिग्री है। पूछा है कि अगर 1000 स्टूडेंट 360 डिग्री के बराबर है तो क्रिकेट में जो दिया 81 डिग्री, इसके बराबर कितने स्टूडेंट रहेंगे, पता है क्या, नहीं पता है, एक्स लगा दो। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को 360 से मल्टीप्लाई कर दो, x को 360 से मल्टीप्लाई कर दो। पहला नंबर वाला हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 81 को 1000 से मल्टीप्लाई करो। आ रही बात समझ में। अब क्या करेंगे, 360 उधर लेके चले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 81 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 360। सबसे पहले क्या करो, 0 0 कट कर दो, हो गया कट। अब क्या कटूंगा, आप अगर देखोगे ये भी 9 के टेबल में, नहीं ये भी 9 के टेबल में, 9 9 जा 9 4 जा, क्या बचा आपके पास, एक तरफ बचा है 9 और उसके बाजू में 1000 और नीचे बचा है 4। अब 4 जो है वो 1000 से, 1000 जो है वो 4 से कट होता है, 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20 और ये 0 बचा, लिख दो। तो 250 बच रहा है, कितना बच रहा है, सॉरी 1000 को हम लोग, हाँ 250 बच रहा है, सॉरी यहाँ पर एक 0 कट हो गया, वही मैं बोल रहा हूँ, ये 0 कहाँ से है, 25 बचेगा। 400 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे 25 बचेगा। अब आपके पास बच रहा है 9 मल्टीप्लाई 25, 9 से कितना होगा, 225 होगा। इसका मतलब क्रिकेट में कितने स्टूडेंट है, 225। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, 225 बच्चे क्रिकेट में। अब एक चीज़ और बता दूंगा, अगर आपको ट्रिक चाहिए तो अगर आप डायग्राम में देखोगे 81 63 54 72 45 45, ये 9 का टेबल है। 9 के टेबल में 81 आता, 63 आता, 54 आता, 72, 9 के टेबल था, ठीक है। अगर 81 डिग्री जो है वो 225 स्टूडेंट के बराबर है, 81 डिग्री 9 के टेबल में 81 कितने पे आता, 9 पे आता कि नहीं आता, ठीक है। अब वो 9 पे आता है तो 225 आंसर आ रहा है। इसका मतलब एक डिग्री एक हिस्सा कितने के बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। 25 के टेबल में 9 पे आता है, ठीक है। अगर आपको दूसरा पूछा है फुटबॉल, तो फुटबॉल में 63 डिग्री दिया है। अब मुझे बताओ 9 के टेबल में 63 कितने पे आता है, 7 पे आता है, तो 25 के टेबल में 7 पे क्या आएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा 175, सिंपल सा। और नहीं तो फिर सेम चीज करो, सेकंड क्वेश्चन पूछा है कितने स्टूडेंट है जो फुटबॉल को लाइक करते हैं, सेम करो। अगर टोटल स्टूडेंट 1000 है और वो 360 डिग्री के बराबर है तो 63 डिग्री कितने स्टूडेंट आएंगे, 63 किसका है, फुटबॉल का। फुटबॉल का कुछ क्वेश्चन पूछा इसलिए y को 360 से मल्टीप्लाई करो और 63 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर 360 उधर चला जाएगा तो उधर जाके 63 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय ये 360 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 0 0 कैंसिल, फिर से 36 4 पे आता है 9 के टेबल में और ये 7 पे आता है, फिर से 4 से कट करो, ये आएगा 25 पे, तो 25 मल्टीप्लाई 7 कितना हो रहा है, 175। मतलब फुटबॉल, जितने बच्चे फुटबॉल को लाइक करते हो कितने हैं, 175 बच्चे हैं जो फुटबॉल को लाइक करते हैं। सेकंड का क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन बोला कि हाउ मेनी स्टूडेंट प्रीफर अदर गेम, अदर गेम में कितना है, 72 डिग्री। फिर से करो 1000 अगर 360 डिग्री के बराबर है तो 72 डिग्री कितने के बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, z डाल देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो z इज इक्वल टू आएगा, z को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
अब 360 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई 72 डिवाइड बाय 360, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, 72 9 के टेबल पे 8 पे आता, ये 4 पे आता, फिर 4 1 जा 4 25 था, 25 मल्टीप्लाई बाय 8 जेड की वैल्यू आएगी 200। 200 बच्चे ऐसे हैं जो अदर गेम को प्रीफर करते हैं। इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर आपको मिल जाएगी 3 मार्क्स। और यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है।